हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके पहले ये मेरी पेड पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। ये आपको 79 में मिलने वाला है ये पीडीएफ, जिसमें इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है और एक MCQs के थ्रू कवर किया गया है। प्रैक्टिस विद आंसर है, ठीक है। इसमें इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया, ओके। जिसमें आपको 1260, इसमें तो 1100 प्लस लिखा है ना, लेकिन 1260 समथिंग करके क्वेश्चन है इसमें। और इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न है। देखिए 1 से लेके 360 करके कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट होगा आपका, 1 से लेके 900 क्वेश्चन गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो, बीच में पूरा अच्छे से चेक करते जाइएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 79 इसकी प्राइस है और ये TGT और PGT दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स सेकेंड जो PDF है ये 189 में आपको मिलने वाली है, 189 में, जिसमें मैंने 4 राइटर को कवर किया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आपका 1 लाइनर रहेगा, 1 लाइनर के थ्रू हमने इसको कवर किया है, ठीक है। और इसमें आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। चाहे वो शेक्सपियर के प्ले वगैरह हो गए, लाइन वगैरह हो गई, सब। थर्ड जो आपकी है तो ये भी आपको 199 में ये PDF मिलेगी, बट ये प्रैक्टिस विद आंसर है। 4 राइटर को टॉपिक वाइज कवर किया गया है, बट कैसे किया गया है, प्रैक्टिस के थ्रू किया गया है। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होगा ये वाली जो PDF है। और तीनों PDF लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल PDF लेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन हाँ तीनों PDF लेंगे तो 467 होता है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलके 399 में तीनों PDF मिल जाएगी। और एक PDF तो आपको फ्री मिलती है ड्रामा और पोइट्री की, ठीक है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस PDF में, ठीक है। इसके बाद एक और PDF है आपकी PGT, कंप्लीट PGT है, ठीक है। कंप्लीट PGT को कवर किया गया है, इतने सारे राइटर को, 18 राइटर को कवर किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, 1 लाइनर के थ्रू तैयार किया गया है। ये भी क्वेश्चन को, टॉपिक को, मतलब सिलेबस को क्या किया गया है, 1 लाइनर के थ्रू इसको कवर किया गया है। तो इतने सारे राइटर को कवर किया गया है, तो ये आपके PGT के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी ये सारे राइटर अगर कहीं पे हैं, चाहे लाइक BPSC वगैरह हो गए या BPSC 0.4 जो आपका है, उसमें भी ये सारे राइटर अगर आते हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसका जो रखा गया है ये 269 में रखा गया है, ठीक है, 269। तो भाई अगर ये लेना है इन सभी PDF को तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने देख लिया था 20 क्वेश्चन, मैंने इसमें से कंप्लीट कर दिए थे। 21 से आप देखना है, हु इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक, ठीक है, ठीक है, ट्रेजिक मुलाटो, ठीक है। ये जो मतलब हु इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ ट्रेजिक, ये कैरेक्टर का नाम है ट्रेजिक मुलाटो। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन में है विलियम वेल्स ब्राउन, लिडिया मारिया चाइल्ड, हैरियट जैकब्स, हैरियट बीचर स्टोव। तो कौन है वो जिन्होंने ट्रेजिक मुलाटो नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लिडिया मारिया चाइल्ड। इन्होंने ही किया था, लिडिया मारिया चाइल्ड ने ही 1842 में इन्होंने अपनी स्टोरी में, इनकी एक स्टोरी थी, कहानी थी, द क्वाड्रून्स, ये था इनकी कहानी, द क्वाड्रून्स, ठीक है, ओके। द क्वाड्रून्स में इन्होंने ट्रेजिक मुलाटो नाम के कैरेक्टर की शुरुआत की थी। और ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो मिक्स्ड रेस्ड का रिप्रेजेंट करता था ना, मतलब नस्लीय मिश्रण को क्या करता था, ये रिप्रेजेंट करता था और समाज में अपनी पहचान को लेकर स्ट्रगल भी करता था। इसका जो उपयोग है वो समानता और मुक्ति की वकालत करने के लिए किया गया था। तो ये याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हो, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु क्वाइंड द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन, ठीक है। ये जो लॉस्ट जनरेशन है, इस फ्रेज को किसने क्वाइन किया है, ये बताना है, किसने ये क्वाइन किया था इस फ्रेज को, ठीक है। तो लॉस्ट जनरेशन, इस फ्रेज को क्वाइन किसने किया था? क्वाइन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हेमिंगवे है, गर्ट्रूड स्टीन भी है, F स्कॉट फिजरलैंड है, शेरवुड एंडरसन है। तो कौन है ये बताना है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, लॉस्ट जनरेशन को जब पहली बार इस फ्रेज को किसने क्वाइन किया था, तो वो हम गर्ट्रूड स्टीन पर जाएंगे। जब क्वाइन करने की बात आएगी तो हम गर्ट्रूड स्टीन पे जाते हैं। और ये उन जो नौजवान लेखक थे, कलाकार के समूह को
रिप्रेजेंट करता है लॉस्ट जनरेशन, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो पीढ़ी से संबंधित थे, रिलेटेड थे। उनके कार्यों में युद्ध के बाद की निराशा और अस्तित्व की खोज पर जोर दिया गया था। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्यों जुड़े हैं इनसे, लॉस्ट जनरेशन से? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इस फ्रेज को अपनी बुक, इनकी एक बुक थी, एक वर्क था, द सन ऑल्सो राइजेज, ठीक है, इस वर्क में इन्होंने लॉस्ट जनरेशन जो शब्द है, जो फ्रेज़ इसको बोल सकते हैं, फ्रेज़ है, इसको इन्होंने फेमस किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो क्वाइन की बात आएगी तो गर्ट्रूड स्टीन है, और अगर फेमस की बात आएगी तो हेमिंग्वे हैं। और ये लॉस्ट जनरेशन किसे कहा गया है, तो उन नौजवान लेखकों और कलाकारों के ग्रुप को बताया जाता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद की जो पीढ़ी थी उनसे रिलेटेड थी ये चीज़ें, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द पोएट्स ऑफ अर्ली 16th सेंचुरी, मतलब जो अर्ली 16th सेंचुरी के जो पोएट्स थे, जैसे कि उसमें आपके थॉमस वाइट आते हैं, हेनरी हॉवर्ड आते हैं, सर वॉल्टर रेले आते हैं, फिलिप सिडनी, मैरी सिडनी और माइकल ड्रेटन और सर जॉन डेविस हैव द रिसेंट टाइम हैव बीन कॉल्ड। इन्हें क्या कहा जाता है रिसेंट टाइम में? इन सारे ग्रुप को, जो अर्ली 16th सेंचुरी के जो पोएट थे, ये एक ग्रुप था, एक ग्रुप को क्या कहा जाता है? जैसे अभी मैंने कहा लॉस्ट जनरेशन भी एक ग्रुप को कहा गया था, लेखकों और कलाकारों के ग्रुप को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लूम्सबरी ग्रुप भी एक ग्रुप है जिसमें आपकी वर्जीनिया वुल्फ करके हैं सब। तो उसी तरह ये भी एक ग्रुप था अर्ली 16th सेंचुरी के। ये सारे राइटर क्या थे? ग्रुप को हम क्या कहेंगे? रिफॉर्मेशन, प्री शेक्सपियरियन, गोल्डन या सिल्वर, क्या कहा जाता है ये बताना है हमें, ठीक है। ठीक है, तो इन्हें सिल्वर, ये याद रखना, इन्हें सिल्वर पोएट्स कहा गया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन अगर आए कि सिल्वर पोएट्स, ये सिल्वर पोएट्स के ग्रुप में आते हैं, तो ये याद रखना है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, जैसे आपके थॉमस वाइट हो गए, हेनरी हॉवर्ड हो गए, इन सभी को सिल्वर पोएट्स कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो पोइट्री रहती थी ना, वो बहुत ही छोटी होती थी। इनकी जो पोइट्री होती थी बहुत ही शॉर्ट होती थी, एलिगेंट होती थी, लिरिकल पोएम्स लिखा करते थे, बहुत ही छोटे, सुरुचिपूर्ण और गीतात्मक कविताओं के लिए ये प्रसिद्ध प्राप्त की थी। और ये जो कविताएं इनकी रहती थी, ये लिटरेचर में रचनात्मक और गहराई का क्या थी? एक सिंबल था, एक प्रतीक था। तो सिल्वर पोएट्स अपने याद रखना है, ठीक है। ये सारे किस में आते थे? सिल्वर पोएट्स में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो इसमें बताना है कि अरिस्टोटल के अनुसार कौन से ट्रेजेडी का एक पार्ट नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को एक पार्ट दिया, 6 एलिमेंट्स दिए हैं कि एक ट्रेजेडी अगर आप लिख रहे हो तो उसमें 6 एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो कौन सा वो एक पार्ट नहीं है ये बताना है। जैसे कि फेबल है, स्पेक्टिकल है, इमिटेशन है, डिक्शन है, कौन सा नहीं है वो बताना है। हमने पढ़ा था ना कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम प्लॉट को जानेंगे। प्लॉट है, यानी कि एक ट्रेजेडी में प्लॉट होना ज़रूरी है। प्लॉट मतलब कथानक, हिंदी में अगर बोलेंगे तो कथानक। प्लॉट, कहानी किस पे बेस्ड होगी, कहानी का क्या होगा, मतलब ये जो कहानी पूरी चलेगी वो किस पे रहेगी। ऐसे थोड़ी ना कि कहीं से भी कुछ भी दिखा दिया। दूसरे नंबर पे कैरेक्टर होना चाहिए भाई, उस कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर तो मस्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कैरेक्टर तो हो गए आपके, यानी कि उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे क्या होगा? डिक्शन, बोली कैसी उसमें यूज़ करनी है, कैसे डायलॉग को यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, मतलब कैरेक्टर जो रहेंगे वो बोलेंगे कैसे, क्या डायलॉग प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। जैसे हम मूवीज़ वगैरह में डायलॉग बहुत फेमस डायलॉग हैं सनी देओल के, तो आप क्या करते हो? उसको याद करते हो, वो सारे डिक्शन में आते हैं। तो डिक्शन हो गए। चौथे नंबर पे क्या है? थॉट है। थॉट है, विचार को भी प्रस्तुत करेंगे उसमें। और 5वें नंबर पे आपका स्पेक्टिकल है। स्पेक्टिकल्स अगर आ गया तो वो तो आपका चश्मा हो गया। सॉरी मैंने खुद ही लिख दिया। स्पेक्टिकल, ओनली स्पेक्टिकल आ रहा है तो ये आपकी दृश्य की बात हो रही है, दृष्टांत की बात हो रही है। दृश्य मतलब कहाँ की सीन वगैरह दिखाई जाएगी, ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका सॉन्ग हो सकता है। सॉन्ग के साथ आप यहाँ पे मेलोडी भी हो सकता है। अगर सॉन्ग नहीं आ रहा तो मेलोडी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, ओके। प्लॉट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डिक्शन हो गया, थॉट हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, सॉन्ग या कि मेलोडी। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स बताए हैं इन्होंने। ट्रेजेडी में कितने एलिमेंट्स बताए हैं? 6 एलिमेंट्स बताए हैं। लेकिन ट्रेजेडी में उन्होंने कहीं पे इमिटेशन शब्द का यूज़ नहीं किया कि इमिटेशन भी होना चाहिए।
ट्रेजेडी में कभी भी इमिटेशन शब्द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है ट्रेजेडी का वो पार्ट नहीं होना चाहिए। अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स बताए हैं। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग या मेलोडी आप कह सकते हो, संगीत, गाना वाना, ठीक है। लेकिन जो इमिटेशन है वो इस ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है। ट्रेजेडी का पार्ट होता है बिल्कुल। ट्रेजेडी में इन्होंने कहा ना, ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, ऐसा करके कहा है। तो जो ट्रेजेडी है ना, वो ट्रेजेडी में इमिटेशन शब्द का उपयोग होता है, बट ये इसका स्वतंत्र तत्व नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्रेजेडी को एक गंभीर और पूर्ण कार्रवाई की नकल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम इमिटेशन पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 6 एलिमेंट्स में नहीं आते हैं इमिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी पे जाएंगे, ओके। बाकी आपका देयर आर 6 मेन एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड मेलोडी। तो यहाँ पे आपका यह करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा इस चीज़ को कि किसने ट्रेजेडी को इस रूप में डिफाइन किया है, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने ही अपने पोएटिक्स, अपने इनका एक वर्क है पोएटिक्स, उसमें उन्होंने ट्रेजेडी को गंभीर और पूर्ण कार्रवाई की नकल के रूप में डिफाइन किया है, जो दया और भय की भावना को क्या करती है, उत्तेजित करती है, जिसमें फियर और आपका मर्सी दोनों की ही इमोशन को क्या कर रही है, वो इवोक कर रही है, उत्तेजित कर रही है। और एट द एंड कैथार्सिस जो होती है वो भावनाओं की शुद्धि की ओर ले जाती है। ये ट्रेजेडी की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका अरिस्टोटल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ओके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका अरिस्टोटल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन अ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी में द टर्म कैथार्सिस कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रिटेड एज, एक ट्रेजेडी में जो टर्म है कैथार्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रेजेडी में जो टर्म है कैथार्सिस, ये क्या मतलब किस रूप में इंटरप्रेट करता है ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका परगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। मतलब कैथार्सिस का मतलब क्या होता है कि जो भावनाओं का शुद्धिकरण, इमोशन का क्या होता है, शुद्धिकरण होना। ट्रेजेडी में जो ऑडियंस में पिटी और फियर उत्पन्न होता है, ट्रेजेडी अगर आप देखते हो, कोई भी फिल्म देखते हो ट्रेजेडी से भरी होती है, तो उसमें क्या होता है, पिटी और फियर आपके अंदर उत्पन्न होता है, जो उनकी भावनात्मक स्थिति से मुक्त कराता है। तो ये अरिस्टोटल के पोएटिक्स का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन ऑफ 4 प्राइमरी फ्लूइड्स टू डिटरमिन अ पर्सन्स फिजिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो किसी व्यक्ति के शारीरिक स्थिति और चरित्र के प्रकार को निर्धारित करने वाले 4 वो प्राथमिक तरल पदार्थों में से एक नहीं माना जाता है, ठीक है। 4 प्राथमिक तरल पदार्थों में से एक नहीं माना जाता है। तो कौन सा नहीं माना जाता है, वो आपका सैंग्विन हो जाएगा। ये नहीं माना जाता है, मतलब जो सैंग्विन है ये आपका सैंग्विन इज़ नॉट प्राइमरी फ्लूइड्स, ये नहीं है, क्योंकि रेनेशा मेडिकल थ्योरी में ये बताया गया है। मतलब रेनेशा जो है वो मेडिकल थ्योरी में कहा गया है कि मानव शरीर में 4 तरल पदार्थ का मतलब 4 तरल पदार्थ पाए जाते हैं मानव शरीर में। कौन कौन से वो पाए जाते हैं, ब्लड, ठीक है, ब्लड पाया जाता है, फ्लेज्म, ठीक है, फ्लेज्म ये पाया जाता है, कोलर, ठीक है, कोलर पाया जाता है, जिसको आप कोलर को आप एलोबाइल भी बोल सकते हो, एलोबाइल करके भी आएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका मेलनकली आता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, और आया भी है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। एलोबाइल को ब्लैक बाइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा रेनेशा मेडिकल थ्योरी में ये कहा गया है कि जो आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उसमें 4 प्रकार के तरल पाए जाते हैं, ब्लड,
आपका ब्लड हो गया, फ्लेज्म हो गया, कोलर यानी कि येलो बाइल, मेलनकली ये चौथा है यानी कि ब्लैक बाइल। मतलब इंसानों के अंदर मतलब कोई भी मनुष्य होगा ना, उसके अंदर 4 प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी। कई टाइप के इंसान होते हैं, तो खून से ही रिलेटेड होता है। जैसे जो ब्लड है, इसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइप का, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का पर्सन है, ठीक है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप का पर्सन है। जो फ्लेज में है, ये जो किसी पर्सन के अंदर होगा तो बहुत ही काम पर्सन होगा, बहुत ही काम माइंड का इंसान होगा, काम इजी गोइंग, मतलब बहुत ही काम पर्सन होगा। और जिसके अंदर येलो बाइल यानी कि कोलर होगा, ये वाले तरल पाया जाता होगा जिस भी पर्सन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ग्रेडी टाइप का होगा। वो जो पर्सन होगा उसके अंदर ग्रेडी होगी, लालच होगी, यानी कि बहुत शॉर्ट टेम्पर टाइप का पर्सन होगा, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर टाइप का होगा। और मेलनकली यानी कि ब्लैक बाइल, ये क्या होता है, मेलनकली टाइप का, मतलब बहुत ही उदासी भरा, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही उदास टाइप का बंदा होगा, उदासीन भी बोल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें एज यू लाइक इट में जो जैक्स है उसे मेलनकली कहा गया है ना, मतलब हर चीज़ में सोचना विचारना, छोटी छोटी चीज़ें वो खुशी नहीं, मतलब उसमें खुशी फील नहीं करता है, सोचता रहता है, इस टाइप के भी बंदे होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर शब्द बेन जॉनसन द्वारा गढ़ा गया है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये बेन जॉनसन ने इस टर्म को क्वाइन किया है, ठीक है, ये याद रखना है, बेन जॉनसन ने इस टर्म को क्वाइन किया है, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सैंग्विन करके, ऐसा कोई तरल पदार्थ नहीं है। तो बस इतना याद रखना कि मानव शरीर में 4 तरल पदार्थ का होता है, एक आपका लस होता है, ब्लड होता है, रक्त, कफ, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसका मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर इंसान, मतलब कितने प्रकार के इंसान होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत एक ही प्रकार के इंसान होंगे। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड का इंसान होगा जिसके अंदर येलो बाइल होगा, वो ग्रेडी होगा, जिसके अंदर ब्लैक बाइल होगा यानी कि मेलनकली टाइप का वो बंदा होगा, थोड़ा इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इस टर्म को किसने क्वाइन किया था, बेन जॉनसन ने किया था, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये प्राचीन ग्रीक चिकित्सा के अनुसार होता है कि मानव स्वभाव के 4 मुख्य द्रव्य होते हैं, 4 द्रव्य यानी कि ह्यूमर मतलब द्रव्य, मैं सब हिंदी बताते जा रही हूँ, ह्यूमर मतलब द्रव्य, ये 4 द्रव्य होते हैं जिसमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में इसको परिभाषित किया है, बेन जॉनसन ने इस चीज़ को क्वाइन किया है कि मानव स्वभाव में 4 मुख्य द्रव्य पाए जाते हैं। वो आपके कौन कौन से हैं, ब्लड हैं जिसमें आपके रक्त आता है, फ्लेज मतलब जो कफ वगैरह होता है वो होता है, और पित्त, येलो बाइल, कोलर मतलब पित्त होता है जो येलो बाइल, और मेलनकली यानी कि ब्लैक बाइल, कफ वगैरह। तो सैंग्विन है, सैंग्वी, ये एक स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, एक मतलब स्वतंत्र आपका ह्यूमर नहीं है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशन एंड इंट्रीग ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन अ पॉलिश सोसाइटी। तो इसका बताना है कि वो कौन सा, मतलब किस प्रकार की वो कॉमेडी होती है जो डील करती है रिलेशन एंड इंट्रीग ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज़, जेंटलमैन और लेडीज़ के रिलेशन और इंट्रीग के साथ डील करती है जो एक पॉलिश सोसाइटी में रहते हैं। तो किस प्रकार की उसको हम क्या कहेंगे, किस प्रकार की कॉमेडी को हम कहेंगे, मतलब समाज के सभ्य और शिष्ट वर्ग के जो लोग हैं उनके जीवन की जटिलताओं, चालाकियों को चित्रित करती है। तो वो कौन सी कॉमेडी होती है जो समाज के बहुत ही शिष्ट लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, उनके जीवन के बारे में बताती हैं, वो कितने चालाक होते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बताता है। तो वो कौन सी कॉमेडी होती है, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स तो नहीं होता, जस्ट मैंने बताया है, ये बस इतना याद रखना है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर मतलब द्रव्य। इसमें मानव के 4 द्रव्य के बारे में बात हुई है, ब्लड आपका हो गया, कोलर हो गया, और आपका नहीं ब्लड हो गया, फ्लेज्म हो गया, कोलर हो गया, मेलनकली हो गया, ये याद रखना है। और रोमांटिक कॉमेडी की यहाँ पे बात हो नहीं रही है, तो बचा क्या, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हुआ। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसको कॉइन करने वाला कौन है, विलियम कॉन्ग्रीव है, तो ये याद रखना है कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, ठीक है। इस टर्म को किसने कॉइन किया था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आपके विलियम कॉन्ग्रीव आते हैं।
और इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें क्या दिखाया जाता है, समाज के जो सभ्य लोग हैं, जो शिष्ट लोग हैं, उनके जीवन की जटिलताओं के बारे में, चालाकियों के बारे में दिखाया जाता है। और ये रेस्टोरेशन पीरियड में लोकप्रिय थी बहुत ज़्यादा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा फेमस कब थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत फेमस था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, रेस्टोरेशन पीरियड में ये बहुत फेमस थी। इसमें क्या किया जाता था, इसमें व्यंग किया जाता था, वेशभूषा, सामाजिक परंपराओं का मजाक बनाया जाता था। ठीक है, सामाजिक वेशभूषा जो हो गया, पहनावा हो गया, या उसकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, कस्टम है, उन सभी का मजाक बनाया गया है कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। तो ये याद रखना है। ओके, और ये विलियम कॉन्ग्रेव जाने जाते हैं इनके लिए। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मीमोयर। तो मीमोयर के बारे में आप क्या जानते हो, करेक्ट बताना है कि मीमोयर के बारे में क्या करेक्ट है। ठीक है, जो आपका मीमोयर है उसके बारे में क्या करेक्ट है ये बताना है। ठीक है, तो मीमोयर क्या होता है बताना है। इन मीमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवन दैट ऑथर हैज़ नोन। तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है, मतलब यही करेक्ट पूछा है कि कौन सा करेक्ट है, तो यही करेक्ट है। क्योंकि मीमोयर में क्या होता है, ये भी एक जो मीमोयर है ये भी आपके मतलब ऑटोबायोग्राफी की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसमें जो राइटर है वो अपने जीवन की घटनाओं और जानकार लोगों के बारे में बताता है। ठीक है, वो अपने व्यक्तिगत आत्मविकास के बजाय उन घटनाओं और व्यक्तियों के पर अधिक जोर देता है जिनसे वो परिचित रहता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी, मीमोयर में बस इतना फ़र्क है, ऑटोबायोग्राफी तो हर चीज़ को बताएगा, कैसे कैसे मेरा डेवलपमेंट हुआ, कैसे मैं एक पोएट बना, कैसे मैं एक राइटर बना, तो वो पूरा अपने बारे में बताएगा, हर एक चीज़ को एक सीक्वेंस से बताते जाएगा। लेकिन मीमोयर में ऐसा नहीं होता, वो सीक्वेंस से नहीं बताएगा। मीमोयर में जैसे कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया जिससे आप मिले, ऑटोबायोग्राफी में अपनी स्टोरी बताया जाता है, अपनी ही स्टोरी का डेवलपमेंट होता है, कैसे 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 एक सीक्वेंस से जाएगा स्टोरी। लेकिन मीमोयर में क्या होता है, वो सीक्वेंस से नहीं जाती, अपनी स्टोरी को दूसरी स्टोरी, मतलब अपनी स्टोरी नहीं बताएगा, उस सामने वाले की स्टोरी बताने लग जाएगा। मतलब किनसे वो मिला था, वो एक इवेंट हो गया, एक महत्वपूर्ण इवेंट हो गया जिससे वो मिला, उसके बारे में बात करने लग जाएगा, स्टोरी वहाँ पे चली जाएगी। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्सन के बारे में बताने लग जाएगा, कोई ऐसा इवेंट हो गया उसके बारे में बताने लग जाएगा, अपनी स्टोरी नहीं बताएगा वहाँ पे, तो वो मीमोयर हो गया। यहाँ पे राइट आंसर यही हो जाएगा कि ऑथर क्या होता है, ऑथर की डेवलपिंग सेल्फ नहीं होता, ऑथर अपने बारे में नहीं बताएगा, लेकिन वो उन लोगों के बारे में, उस इवेंट के बारे में बताने लग जाएगा जिसके बारे में ऑथर अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से परिचित है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब मीमोयर इज अनदर नेम फॉर ऑटोबायोग्राफी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ये ऑटोबायोग्राफी की तरह नहीं है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, नॉन फिक्शन होता है। मीमोयर भी कभी फिक्शन होता है, कभी नॉन फिक्शन में आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नॉन फिक्शन ही है, कभी कभी फिक्शन में भी आ जाता है। मीमोयर इज अनदर नेम ऑफ फॉर बायोग्राफी, नहीं करेक्ट है। मीमोयर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बैलेट फॉर्म ओनली, नहीं ये भी गलत है, ओनली वाला वर्ड ऐसे भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है मीमोयर के बारे में। ठीक है, मीमोयर भी क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, ये याद रखना है, इसमें कीवर्ड याद रखना है। देखिए एग्ज़ाम में आता है ये सब, और आया भी है, ये स्पेसिफिक इवेंट होता है या एक्सपीरियंस होता है इन द ऑथर्स लाइफ। ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट होगा या कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑथर के लाइफ के बारे में, उसके बारे में वो बताने लग जाएगा। ठीक है, या फिर ये फोकस करता है किस पे, इमोशनल ट्रूथ पर, ना कि कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ स्टोरी पर। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलर्जी। इसमें बताना है कि कौन सी आपकी पेस्टोरल एलर्जी नहीं है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था ये, तो ये बताना है कौन सी पेस्टोरल एलर्जी नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पेस्टोरल एलर्जी की बात कर रहा है। एस्ट्रोफल भी आपका पेस्टोरल एलर्जी है, एस्ट्रोफल जो है वो आपका पेस्टोरल एलर्जी है, लिसिडस भी है, थायरिसिस भी है, लेकिन एलजी और रिटन कंट्री चर्चयार्ड ये आपका पेस्टोरल एलर्जी नहीं है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ये जो है ये किसकी है, तो थॉमस ग्रे का है। ओके,
तो ये याद रखना है। थॉमस ग्रे की ये एलजी है, ओनली एलजी है। इसमें क्या है, ये आपकी 1751 में आया था, ठीक है, याद रखना है इसको। बाकी आपकी एस्टोफल स्पेंसर की है, लिसिडस मिल्टन की है, थायरेसिस मैथ्यू आर्नोल्ड की है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, तीनों ही एलजी है, पेस्टोरल एलजी के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे हम। Who among the following writers is known for his epigrammatic prose style? तो यहाँ पे क्या कहा, निम्नलिखित में से वो कौन से राइटर हैं? तो इसमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाते हैं, कौन सा वो राइटर हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे फ्रांसिस बेकन हो जाएंगे, ठीक है। फ्रांसिस बेकन जो हैं वो अपनी निबंध शैली, एस्से शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे एपिग्रामेटिक स्टाइल कहा जाता है। उनकी राइटिंग्स में क्या होता है, जो संक्षिप्त चतुर अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं जो गहराई से विचार व्यक्त करते हैं। तो यही आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल होता है ये एक शॉर्ट सेंटेंस होता है जिसमें आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है एक चालाक और अम्यूजिंग वे में। तो ये याद रखना है, ये एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल क्या होता है, एक शॉर्ट सेंटेंस होता है, एक बहुत ही छोटी सी संक्षिप्त होता है, मतलब छोटा सा वाक्य होता है जिसमें विचारों को क्या किया जाता है, विचारों को बहुत ही चतुराई से अर्थपूर्ण वाक्य एक अम्यूजिंग वे से समझाया जाता है। तो वो हो जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एस्से? एस्से के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? एस्से के बारे में हमें जानना है कि कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, द एस्से डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिटीज या फिर डिजर्टेशन इन इट्स लैक ऑफ प्रेजेंटेशन टू बी सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन। एन एस्से प्राइमरली डिस्कस इट्स सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल फैशन। एक एस्से मुख्य रूप से इसके सब्जेक्ट को डिस्कस करता है इन नॉन टेक्निकल फैशन में। द एस्से डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट विद अ लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइसेस एज एनेक्डोट, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन एंड ह्यूमर टू अगमेंट इट्स अपील। तो यहाँ पे सभी करेक्ट हैं। जो आपका डी है ना, ये करेक्ट नहीं है। द फॉर्मल एस्से इज रिलेटिवली पर्सनल। एस्से कभी भी पर्सनल नहीं होते हैं, ठीक है। एस्से जो होता है वो आपका इम्पर्सनल होता है, तो ये याद रखना है। इसलिए ये गलत हो गया, जो आपका डी वाला है ये इसीलिए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि एस्से जो है वो आपका इम्पर्सनल होता है, ठीक है। पर्सनल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता एस्से जो होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। मतलब जो फॉर्मल एस्से होते हैं वो पर्सनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एस्से जो है वो इम्पर्सनल होता है, पर्सनल नहीं होता। यानी कि एस्से इम्पर्सनल मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल होता है, इम्पर्सनल यानी कि इनफॉर्मल, ठीक है, पर्सनल नहीं होता है। देखिए जो फॉर्मल एस्से होते हैं, इसमें जो राइटर है ना वो अपनी भावनाओं और निजी अनुभव शामिल नहीं होते। उसमें लेखक के जो इमोशंस होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं खुद के, वो शामिल नहीं होते हैं जो फॉर्मल एस्से में होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल एस्से में लेखक के अनुभव, विचारों सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो एस्से जो होते हैं वो पर्सनल नहीं, इम्पर्सनल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। अगर यहाँ पे पर्सनल ना फॉर्मल इनफॉर्मल भी होता तब भी गलत हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री इज नॉट ट्रू? इसमें बताना है कि कौन सा लिरिक के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये सारे टीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लिरिक होती है वो आपका, देखिए अ लिरिक कंटेन्स 40 लाइन्स। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सोनेट अगर पूछा गया तो समझ में आता है। सोनेट जो कंटेंट्स होती है उसमें 14 लाइन की कविता होती है, 14 लाइन होते हैं, लेकिन लिरिक नहीं होता है। ये तो यहीं पे कट गया, यही करेक्ट हो जाएगा। जो नहीं सही है वो आपका ए करेक्ट है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, इट यूजली एक्सप्रेस द फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ सिंगल स्पीकर। इसमें सिंगल स्पीकर होता है और जो अपने फीलिंग, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है इसमें,
ठीक है। ग्रीक आइडेंटिफाई द लिरिक एज सॉन्ग रेंडर्ड टू द अकम्पैनिमेंट ऑफ लायरे, ये एक वाद्य यंत्र होता है जिसको लायरे कहा जाता है, उसके थ्रू गाया जाता है, ठीक है। आ लिरिक पोएम में बी अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ अ मूड, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट था वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो लिरिक जो होती है ना बहुत ही छोटी कविता होती है, एक शॉर्ट पोएम होती है, ठीक है। एक लघु काव्य शैली होती है जो व्यक्तिगत भावनाओं विचारों को व्यक्त करती है, यानी कि जो स्पीकर है उसके विचारों को उसकी भावनाओं को बताती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। 14 लाइन तो सोनेट में चला जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म कार्पे डिम मीन्स, कार्पे डिम का मतलब क्या होता है? हिल द डे, सीज द डे, गुड बाय एंड ब्राइट डे, सीज द डे, इस तरह का भी पूछा जाता है। तो कार्पे डिम का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्पे डिम क्या होता है? ओके, सीज द डे, ठीक है। कार्पे डिम मतलब सीज द डे, ये एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? आज का आनंद उठाओ, ठीक है। ये एक लैटिन फ्रेज है कार्पे डिम, जिसका मतलब क्या होता है कि आज का आनंद उठाओ, मतलब जो आपके प्रेजेंट टाइम में रहना सीखो, प्रेजेंट टाइम में जो खुशी है उसको सीज कर लो, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में ही जीने की प्रेरणा देता है, मतलब ये दर्शन समय के महत्व और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। कार्पे डिम, सीज द डे, प्रेजेंट में जीना सीखो, ना पास्ट ना फ्यूचर, किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में जो भी आपको जो भी मिल रहा है उसको सीज कर लो, मीन्स जीना सीखो प्रेजेंट में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, मिलाना है हमें। यहाँ पे आपका कोड भी दिया है, इसे भी करना है, ठीक है। तो देखिए हाँ, हमार्शिया, हमार्शिया क्या होता है? हमार्शिया जैसे कि हमार्शिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ, इसे ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ। तो ट्रेजिक फ्लॉ मतलब एक गलती, एक त्रुटि किसके द्वारा होती है? जो कैरेक्टर होता है, जो लीड कैरेक्टर होता है, जिसे हम हीरो बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट, इससे गलती हो जाती है और इसके पतन का कारण ये बन जाता है ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक है। ट्रेजिक फ्लॉ इसके पतन का कारण बन जाता है। हमार्शिया मीन्स यही होता है, ट्रेजिक फ्लॉ कोई गलती जो हीरो के द्वारा होती है और वही गलती के कारण हीरो का क्या होता है? डिक्लाइन होता है, पतन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्लॉ की बात हो रही है, एरर, एरर यानी कि फेल्योर, ये इसका मिल गया, ए का सेकेंड हो गया। पेरिपीटिया क्या होता है? पेरिपीटिया का मतलब होता है सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, अचानक से भाग्य का पलटना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पलटना। कहानी में क्या होती है? जब हीरो को सच्चाई का पता चलता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब हीरो को सच्चाई का पता चलता है, जो चीज़ें उसे नहीं पता रहती है, ऑडियंस को पता रहती है लेकिन हीरो को नहीं पता रहता है। तो जब उसे पता चलता है तो उस सच्चाई के बाद उस हीरो का क्या होता है? भाग्य पलट जाता है, तो उसे पेरिपीटिया कहेंगे। उसके बाद एनेग्नोरिसिस, एनेग्नोरिसिस क्या होता है? रिकग्निशन, इसी के बाद पेरिपीटिया आता है। तो ये एनेग्नोरिसिस का मतलब होता है रिकग्निशन, यानी कि कहानी में एक ऐसा मोड़ जहाँ पे कैरेक्टर को सच्चाई पता चलती है या कैरेक्टर सच्चाई को पहचानता है। हीरो कुछ ऐसी बातें पता नहीं रहती है, जब हीरो को वो चीज़ें पता चलती हैं कि मेरी असली माँ है, असली बाप है, जो उसे नहीं पता चलता। ऐसे मूवीज़ में आप देख सकते हो कि बचपन से हीरो किसी अमीर ख़ानदान से रहता है लेकिन उसकी जो पालन पोषण होता है वो गरीब खानदान में होता है। तो बचपन में बिछड़ जाते हैं, बड़ा होता है तो पता चलता है कि ये जो अमीर खानदान उसी के यहाँ नौकरी करने जाता है, पता चलता है यही मेरे माँ बाप हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट आता है, तो उसे कहते हैं, उसे पता चलता है ये जो अमीर खानदान जहाँ मैं नौकरी कर रहा था या मैं कुछ भी कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है? यही मेरे माँ बाप है। तो जो वो जो मोड़ होता है ना, उसको वो जो पॉइंट होता है जब पता चलता है, उसे बोलते हैं एनेग्नोरिसिस। और उसके पता चलने के बाद जो हीरो के भाग्य का पलटना हो जाता है अचानक से, उसे पेरिपीटिया कहते हैं। और कैजुरा क्या होता है? इसको सेजुरा भी पढ़ते हैं। सेजुरा कविता में यानी कि पोयम में एक ठहराव होता है, एक पॉज को कहते हैं। तो अ पॉज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स, कहाँ मतलब कविता में एक ठहराव होता है, एक पॉज होता है।
तो टोटल हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने सभी समझा दिए हैं चारों यहाँ पे। नेक्स्ट पे आएंगे, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एलर्जी। एलर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है? एलर्जी के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। देखिए एलर्जी जो है ओरिजिनेटेड हुई थी एंशियन ग्रीक में, जहाँ पे ग्रीक जज दिस कंपोजिशन बाय इट्स फॉर्म एंड कंटेंट। तो एलर्जी जो है यानी कि शोक गीत, ये प्राचीन ग्रीक में शुरू हुआ था और इसे इसके विषय और स्वरूप के आधार पर आंका जाता है। ठीक है, इसे इसकी फॉर्म और कंटेंट के आधार पर आंका जाता है, जज किया जाता है एलर्जी को, शोक गीत को। एलर्जी नाउअडेज टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट मैटर। आजकल हम एलर्जी को उसके विषय के आधार पर पहचानते हैं। ठीक है, विषय क्या है कि शोक गीत है या किसी अपने की डेथ हो जाती है तो उस पर लिखा जाता है, विलाप किया जाता है, तो इसके सब्जेक्ट मैटर से आज हम पहचानते हैं एलर्जी को, ना कि इसकी फॉर्म से पहचानते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है? देखिए बायोग्राफी क्या होता है, यहाँ पे बताना है कि बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेंस लाइफ, बिल्कुल करेक्ट है। ये किसी विशेष व्यक्ति के जीवन के इतिहास को बताती है, बिल्कुल ये याद रखना है। मतलब हम क्या होते हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति के पर्टिकुलर दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखते हैं, दूसरे व्यक्ति के इतिहास के बारे में बायोग्राफी हमें बताती है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखते हैं, बिल्कुल सही है। द नेम बायोग्राफी नाउ कैनोट्स आर रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ, बिल्कुल करेक्ट है। ये विस्तृत और पूर्ण विवरण देने का प्रयास करती है। बायोग्राफी हम किसी के बारे में लिखेंगे तो उसका एक एक चीज़ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ पॉजिटिव वे लिखेंगे, उसके गुण को भी लिखेंगे, उसकी वाइसेस को भी लिखेंगे, मतलब उसकी बुराइयों को भी लिखेंगे। अगर हम जीवनी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी थोड़ी ना है, ऑटोबायोग्राफी में अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, हम लिखते नहीं उतना, सारी अच्छाइयाँ लिखेंगे। लेकिन बायोग्राफी में क्या करते हैं, हम दूसरे पर्सन के बारे में लिखेंगे, उसकी अच्छाइयों को भी डालेंगे और उसकी बुराइयों को भी लिखेंगे, यानी कि सब कुछ फुल अकाउंट हम लिखते हैं, पूरा विवरण देते हैं बायोग्राफी में। तीसरा क्या है, इट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर्स, टेम्पेरामेंट एंड मिल्यू एज वेल एज सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। इसमें जो व्यक्ति है उसके कैरेक्टर के बारे में हम बताएंगे, उसके स्वभाव कैसा है उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके नेचर के बारे में हम डाल देंगे, उसके जीवन के अनुभव को भी शामिल किया जाता है, उसके जीवन में कैसे कैसे अनुभव हैं वो सारी चीज़ें भी हम इसमें शामिल करते हैं बायोग्राफी में। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। एक बायोग्राफी लेटर डे जॉनरा एंड वी फाइंड बायोग्राफी इन 20th सेंचुरी ओनली, ये ऐसे ही गलत हो गया। 20th सेंचुरी से थोड़ी ना हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जो आपकी बायोग्राफी है वो आपकी 17th सेंचुरी और भी मतलब 1st सेंचुरी से ही आती चली आ रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो बायोग्राफी है वो आपका क्या है 20th सेंचुरी से सिर्फ नहीं स्टार्ट है। ठीक है, कि केवल 20वीं सदी से ही शुरू नहीं हुई है, ये एक प्राचीन साहित्यिक शैली है, ऐसा नहीं है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो बायोग्राफी है वो आज नहीं 1st सेंचुरी के, जैसे कि आपका प्लूटार्क का हो गया, अर्ली जो बायोग्राफिकल वर्क्स थे जैसे कि पैरेलल लाइफ्स जो ग्रीक राइटर ने लिखा था प्लूटार्क की 1st सेंचुरी में, द 12, ठीक है, तो वो 2nd सेंचुरी एडी में आई थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ओनली कर दिया कहीं पे भी वैसे भी गलत हो जाता है। ओके, तो ये याद रखना है। अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक फेबल को और हम किस नाम से जानते हैं ये बताना है। पैराबल, एपोलॉग, प्रोवर्ब या एग्जाम्पलम। तो फेबल क्या होती है, एक छोटी सी कविता होती है, फेबल को एपोलॉग भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये मॉरल होती है, मतलब जो होता है नैतिक शिक्षा दी जाती है, जीवन के सबक को दर्शाने वाली कहानियाँ होती हैं, मतलब वो अगर आप देख लिए तो जीवन आपको सबक दिया जाएगा, एक मॉरल स्टोरी होती है। फेबल को ही एपोलॉग कहा जाता है, तो ये याद रखना है। मतलब जो एपोलॉग होती है एक ब्रीफ फेबल होती है या एलिगोरिकल स्टोरी होती है विथ पॉइंटेड एंड एग्जैजरेट डिटेल के साथ होती है। तो सिंपली याद रखना है कि फेबल को एपोलॉग कहा जाता है और ये नैतिक शिक्षाओं या जीवन के सबक को दर्शाने वाली कहानियाँ होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, आप देख सकते हो।
ये भी याद रखना है कि जो फेबल है इसमें कोई मतलब मनुष्य जैसे कोई ह्यूमन प्ले नहीं करता है, इसमें जो जानवर वगैरह हैं वो रोल करते हैं, एक्ट करते हैं, इंसानों की तरह बात करेंगे। हम अक्सर करके बहुत सारी कहानियाँ पढ़े हैं। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, किस टाइप की ये पोएम होती है जिसमें एक सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, एक सिंगल स्पीकर होता है जो अपने आप से ही बात कर रहा हो, ये तो नहीं होगा। सेवरल स्पीकर होते हैं जो एक सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। एक वन इमेजनरी स्पीकर होता है जो एक अनइमेजनरी ऑडियंस से बात करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी कविता है जिसमें एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है जो किसी काल्पनिक दर्शक से बात करता है, इसमें कैरेक्टर का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद, जैसे कि कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे कि यूलिसेस, आपका यूलिसेस है किसका, टेनिसन का। ठीक है, तो ये माय लास्ट डचेस ब्राउनिंग का है। ये सब क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु फर्स्ट बॉट मेटाफिजिकल पोइट्री टू लाइम लाइट। तो मेटाफिजिकल पोइट्री को किसने लाइम लाइट में लाया था, मतलब किसने इसको सराहा था, मेटाफिजिकल पोइट्री को लाइम लाइट में किसने लाया था, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो मेटाफिजिकल स्टोरी है, मतलब ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका HJC एंड T.S. इलियट। ठीक है, गैरियरसन एंड T.S. इलियट। तो यही लोग थे मेटाफिजिकल पोइट्री को सबसे पहले HJC मतलब हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड गैरियरसन, इनका फुल नेम है। इन्होंने और T.S. इलियट ने सबसे पहले महत्व दिया था, लाइमलाइट दिया था। इन्होंने ही जॉन डर और उनके जो कंटेम्प्रेरी की कविताएं थी उनकी प्रशंसा की, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात मेटाफिजिकल पोइट्री की हो गई है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक लिटरेरी क्रिटिक और पोएट थे, उनका नाम क्या था, शैमुअल जॉनसन। ठीक है, शैमुअल जॉनसन थे जिन्होंने फर्स्ट इस टर्म को क्वाइन किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री को। मेटाफिजिकल पोइट्री को किसने क्वाइन किया था, शैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया था, तो ये याद रखना है, शैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, मतलब पहली बार किसने क्वाइन किया था, शैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया था। कहाँ पे क्वाइन किया था, इनकी एक बुक थी लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। लाइफ्स ऑफ द, मैंने बताया है ना, लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री को, जिसमें उन्होंने अपनी इस बुक में जॉनसन ने करीबन कितने 17वीं सेंचुरी में उन्होंने लिखा था, ब्रिटिश पोएट इंक्लूडेड जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, 52 पोएट्स के बारे में आई थिंक लिखा है, जिसमें आपके जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशा, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉन मिल्टन जैसे ये सारे राइटर इसमें हैं, तो ये याद रखना है। और ये जो आपके HJC यानी कि इनका फुल नेम क्या, हर्बर्ट जॉन क्लिफोर्ड गैरियरसन, इन्होंने और T.S. इलियट ने क्या किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री को लाइमलाइट दिया था, प्रशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड अ ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो किसे थिएटर ऑफ, निम्नलिखित में से किस राइटर को थिएटर ऑफ एब्सर्ड के रूप में कहा गया है, बताना है। ठीक है, किसे कहा गया है, किस राइटर को एक ड्रामेटिस्ट है जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के रूप में कहा गया है। J.B. शॉ को, हैरोल्ड पिंटर, गिरीश कर्नाड या V.S. नॉपल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका हैरोल्ड पिंटर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हैरोल्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक टर्म है। अब ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये एक टर्म है, इसको क्वाइन किसने किया था, एक टर्म है, इसको क्वाइन किसने किया था, क्वाइन किसने किया था, एक क्रिटिक थे मार्टिन एस्लिन। ठीक है, मार्टिन एस्लिन, इन्होंने ही क्वाइन किया था। ठीक है, इस टर्म को, थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म को कहाँ पे क्वाइन किया था, तो इनका एक एस्से था, इनका एक एस्से था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है, इसमें तो ये याद रखना है। और जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसको इलस्ट्रेट किसने किया था, फिलॉसफी ऑफ अल्बर्ट कैमू ने द मिथ ऑफ सिसिपस में। ठीक है, तो खैर यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे लास्ट है आपका
टर्जा रीमा इज अ स्टैंजा फॉर्म। टर्जा रीमा जो है एक स्टैंजा है, कितनी लाइनों का स्टैंजा है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑफ 3 लाइन्स इन आयम्बिक मीटर में होता है विद द राइम स्कीम ए बी ए, या फॉलो ये करता है बी सी बी को नेक्स्ट स्टैंजा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्जा रीमा 3 लाइन्स का होता है और आयम्बिक मीटर में होता है। कभी कभी राइमिंग स्कीम ये फॉलो करेगा ए बी ए, और बी सी बी नेक्स्ट स्टैंजा फॉलो करता है। तो ये था टर्जा रीमा। ठीक है, जिसमें राइमिंग स्कीम ए बी सी बी होती है। और जैसे कि शैली हो गए, पी बी शैली, इन्होंने यूज़ किया है, डांटे ने यूज़ किया है। ठीक है, डांटे ने डिवाइन कॉमेडी में इसका यूज़ किया है, तो ये याद रखना है। तो इसी पे एंड करते हैं। जो कोई भी मेरे पेट PDF में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, 8081848735 पे व्हाट्सअप कर सकता है। ओनली पेड PDF के लिए, ये पेड PDF के लिए मैं कह रही हूँ, व्हाट्सअप मेरा ज्वाइन कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, और इसका PDF चाहिए यूट्यूब के PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आपको PDF मिलेगा वो आपको मिलेगा ओनली टेलीग्राम पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाय बाय।